नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथ ही आप जानते हैं कि द ऑफिसर्स एकेडमी के 15 मिनट शो के तहत आपको मैं 15 प्रश्नों का अभ्यास कराता हूं इन 15 मिनट के अंदर। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। आपके ऑप्शन है महानंदिन था, प्रगोत था, उदायन था और नंदीवर्धन था। और आपको आंसर्स करना है सही आंसर्स क्या होगा। जब प्रश्न के सही आंसर्स की आप बात करेंगे उसके पहले अब आपको लिए चलते हैं हर्यक वंश की तरफ। कहां लिए चलते हैं भाई? हर्यक वंश की तरफ लिए चलते हैं। और जब हर्यक वंश की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था। पेपर के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो आप आंसर्स करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, बिंबिसार का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? बिंबिसार का नाम सुना होगा। और बिंबिसार आप कह सकते हैं हर्यक वंश का संस्थापक हुआ करता था। क्या कहेंगे? बिंबिसार क्या हुआ करता था? हर्यक वंश का संस्थापक हुआ करता था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। पेपर के अंदर कई बार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में। तो जब भी बिंबिसार की बात करें आप हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में याद रखेंगे। जब भी बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से हुआ करता था और वह अशोक का पिता हुआ करता था। और बिंदुसार का ही उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब जब बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार का पुत्र भाई कौन हुआ? बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। कौन हुआ? अजातशत्रु। और आप जानते हैं कि अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अजातशत्रु के शासन काल में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कौन सा संगति हुआ था? आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। इसमें जब प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो यह किसके शासन काल के दौरान हुआ था? तो आप कहेंगे यह अजातशत्रु के शासन काल के दौरान हुआ। इसके अलावा अजातशत्रु की बात करें तो यह शता का महत्वाकांक्षी हुआ करता था और शता के लोभ में इसने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी बिंबिसार की क्या करता है? हत्या कर देता है। और आप जानते हैं कि इसी अजातशत्रु का पुत्र उदायन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? उदायन हुआ करता था। जब उदायन की बात करते हैं साथी तो इन्होंने उदायन ने ही पाटलिपुत्र की नींव रखी और इसने अजातशत्रु के हत्या कर दी थी। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन से आंसर्स कराए उन सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थंकर थे। ये आपको बताना है 21वें, 23वें, 24वें, 22वें। और फटाफट से आपको आंसर्स करना है कि सही आंसर्स क्या होगा। ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं? महावीर स्वामी की बात करते हैं। परीक्षा में खूब प्रश्न, पहले तो अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से खूब प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाते थे। महावीर स्वामी की बात करें तो कई बार जन्म के संदर्भ में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है यह कब हुआ था। तो आप आंसर्स क्या करेंगे? सर महावीर स्वामी का जो जन्म है यह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपने कुंडग्राम के अंदर हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली बिहार के अंदर है। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली बिहार के अंदर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब इनके मृत्यु की हम बात करें, जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो आप कहेंगे कि वह कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और साथ ही आप जानते हैं कि कहां पर हुआ था? तो बिहार के अंदर एक जगह है पावापुरी, है ना। राजगीर नालंदा में पावापुरी का आपने नाम सुना होगा। ऐसे पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी के अगर मूल नाम की बात करें, बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम क्या हुआ करता था? वर्धमान हुआ करता था। और आप जानते हैं कि यही आगे चलकर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर बने, है ना। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर करा है उन सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अब कई बार इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था। तो आप कहेंगे कि इनका प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुआ करता था तो आप क्या आंसर करेंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख रिक्त स्थान है और लिपि में लिखे गए हैं। संस्कृत और खरोष्टी में, प्राकृत और ब्राह्मणी में, पाली और खरोष्टी में, संस्कृत और ब्राह्मणी में। और आपको आंसर्स बताना है कि प्रश्न का सही आंसर्स क्या होगा। फटाफट से आपके आंसर्स आने चाहिए। भाई प्रश्न के सही आंसर्स की तरफ रुख करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं अशोक की। आप जानते हैं यदि मैं आपसे कहूं कि अशोक का संबंध किस वंश से हुआ करता था तो आप क्या आंसर करेंगे कि सर अशोक का संबंध मौर्य वंश से हुआ करता था। किस वंश से? मौर्य वंश से हुआ करता था। और 269 ईसा पूर्व में, या आप कह सकते हैं 269 बीसी में अशोक जो है यह गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद
261-62 ईसापुर में यह क्या कर देता है, वीसी में भाई क्या कर देता है, कलिंग पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है, अशोक के द्वारा कलिंग आक्रमण किया जाता है। और आप जानते हैं कि इस कलिंग आक्रमण में इतना नरसंहार होता है, इतना रक्तपात होता है कि अशोक का हृदय द्रवित तो हो जाता है। अशोक का हृदय क्या हो जाता है, अशोक का हृदय द्रवित तो हो जाता है। और उसके बाद अशोक युद्ध न करने की ढालते हैं और अशोक क्या अपना लेता है भाई, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कई बार यहाँ से प्रश्न यह भी पूछे जाते हैं, जब अशोक के संदर्भ में पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि अशोक के अगर हम पुत्र की बात करें तो आप जानते हैं कि अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र हुआ करता था। तो जब पुत्री की बात करें तो आप जानते हैं कि पुत्री का नाम संघमित्रा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, संघमित्रा हुआ करता था। और आप जानते हैं कि संघमित्रा पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसके प्रचार प्रसार के लिए, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए, प्रचार प्रसार के लिए, है ना, प्रचार प्रसार के लिए अशोक कहां भेज देता है, बौद्ध मिशनरियों के साथ श्रीलंका भेज देता है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। और अशोक के शासनकाल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 269 वीसी से लेकर 232 वीसी तक किसका कार्यकाल हुआ करता था, अशोक का कार्यकाल हुआ करता था, अशोक का शासनकाल हुआ करता था। अब जब हम भाषा और लिपि की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अशोक के जो अधिकतर शिलालेख मिले हैं वह किस भाषा में मिले हैं, तो आप आंसर क्या कर देंगे, प्राकृत और ब्राह्मणी, है ना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। कई बार पेपर के अंदर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्राह्मणी लिपि है वह किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो मैं एक बड़ा ही प्यारा आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जब ब्राह्मणी लिपि पूछे तो ब्राह्मणी लिपि भाई कैसे लिखी जाती है, आप क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जब मैं यदि आपसे पूछूं कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है तो आप क्या आंसर करेंगे, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो ठीक इसके इतर, ठीक इसके उल्टा है, खरोष्ठी लिपि जो है या दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से खूब प्रश्न पेपर के अंदर बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ करता था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था और महापद्मनंद था। और आपको आंसर करना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं बाबू, किसकी बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन कहा जाता है। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल है यह 322 बीसी, जिसे आप ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, याद रखना, 322 बीसी, जिसे आप क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। तो 322 बीसी से लेकर कब तक का हुआ करता था, 185 ईसा पूर्व तक। कब तक, 185 ईसा पूर्व तक हुआ करता था। और जब इसके संस्थापक की बात करते हैं, याद रखिएगा फटाफट से, जब हम संस्थापक की बात करते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था, तो आप क्या आंसर करेंगे कि इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। कौन हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। आप ध्यान रखेंगे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल की बात करें, शासनकाल की बात करें, तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है यह 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक हुआ करता था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत बनकर आया था वह किसके दरबार में आया था, क्योंकि आप जानते हैं कि विदेशी यात्री कौन किसके दरबार में आए थे तथा उनकी कौन सी कृति रही है। कई बार परीक्षा के अंदर पेपर में प्रश्न पत्र में देखने को मिला है, तो हमें यह जानना भी बेहद जरूरी है। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो बाबू आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज के संदर्भ में आप जानते हैं कि यह यूनानी राजदूत हुआ करता था, है ना, कहाँ का राजदूत हुआ करता था, यूनानी राजदूत हुआ करता था। और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। किसका राजदूत बनकर आया था, तो आप कहेंगे यह सेल्यूकस निकेटर। किसका राजदूत बनकर आया था, तो आप कहेंगे यह सेल्यूकस निकेटर का, किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। ये बातें आपको बतानी है। और आप जानते हैं कि मेगास्थनीज की कृति काफी मशहूर है, जहां से पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और वह कृति कौन सी है, इंडिका का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, इंडिका का नाम सुना होगा। तो जब भी इंडिका के बारे में पूछे आप क्या आंसर करेंगे, मेगास्थनीज आंसर करेंगे। और प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आप जानते हैं कि चाणक्य की सहायता से नंद वंश की जब बात करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखना, नंद वंश की जब बात करते हैं तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था, तो आप आंसर करेंगे कि सर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ करता था। कौन हुआ करता था, घनानंद हुआ करता था।
और इसी घनानंद को पराजित करके चाणक्य की सहायता से इस घनानंद को क्या कर देता है भाई, पराजित कर देता है। कौन पराजित कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना करता है। जब महापद्म नंद की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि महापद्म नंद जो था यह क्या हुआ करता था, तो आप कहेंगे यह नंद वंश का संस्थापक हुआ करता था। नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था, तो आप आंसर करेंगे महापद्म नंद हुआ करता था। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, पेपर के अंदर यहाँ से प्रश्न खूब बना है। पेपर के अंदर जो प्रश्न है वह पूछा गया है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके पहले आपको बताऊं कि द ऑफिसर्स अकेडमी लेकर आया है बिहार बीपीएससी द्वारा एक पोस्ट की वैकेंसीज आई है जो अधिकारी वाला पोस्ट है और जिसे आप एईडीओ के नाम से जानते हैं, जिसे आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कहते हैं। इसके लिए द ऑफिसर्स अकेडमी टारगेट बैच लेकर आया है और जिस बैच के अंदर आपको लाइव क्लास मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल रहा है, आपको जीरो लेवल से यानी बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको बोर्ड पीडीएफ मिल रहा है, विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं मिल रही है, साथ ही आपको 15 टेस्ट सीरीज भी मुफ्त में मिल रहा है। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं मात्र 999 रुपए के अंदर और अपनी सफलता की दिशा में सकारात्मक कदम भी बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने, अगणित मित्रा ने, वसुमित्र ने और देवभूति ने। देखिए जब हम किसकी बात करते हैं, शुंग वंश की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था। तो अंतिम शासक की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, बृहद्रथ का नाम सुना होगा। कौन हुआ करता था? बृहद्रथ हुआ करता था। और इसका शासनकाल कब से कब तक? तो 187 बीसी से लेकर 185 बीसी तक हुआ करता है। और 185 बीसी में ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? पुष्यमित्र हत्या कर देता है। क्या करता है भाई? पुष्यमित्र क्या करता है? हत्या कर देता है। और हत्या करने के उपरांत एक नए वंश का गठन करता है ना, एक नए वंश को स्थापित करता है जो कौन सा वंश कहलाया? शुंग वंश कहलाया। 185 बीसी में इसकी स्थापना पुष्यमित्र द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? अष्टाध्यायी है, हर्षचरितम है, अकबरनामा है और मालविका अग्निमित्रम है। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित्र की जब बात करते हैं तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया। अष्टाध्यायी की बात करें तो आप पारणी का नाम याद रखना। अकबरनामा की बात करें तो आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और उन्हीं 9 रत्नों में से एक अबुल फजल हुआ करता था और अबुल फजल द्वारा क्या लिखा गया? अकबरनामा लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो यह कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए इसके अलावा पूर्णांक सूर्यमर्दी की कहाँ स्थित है आपको बताना है। मदुरई में है, उड़ीसा में है, केदारनाथ में है और तिरुपति में है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कहां पर है? तो यह भाई ओडिशा के अंदर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था? 1579 में, 1526 में, 1510 में, 1590 में। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1510 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि उस समय जो गवर्नर की अगर बात करें तो अल्बुकर्क हुआ करता था। अल्बुकर्क के संदर्भ में कहा जाता है कि यह पुर्तगाली साम्राज्य का है ना, किस साम्राज्य का? याद रखना, तो पुर्तगाली साम्राज्य का, पुर्तगाली साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था? तो आप क्या आंसर करेंगे कि वास्तविक संस्थापक जो था वह भाई अल्बुकर्क हुआ करता था और इसने बीजापुर के सुल्तान को हराकर किस पर कब्जा कर लिया? गोवा पर कब्जा कर लिया। अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइमन कमीशन में भारत आया 1919 में, 1931 में, 1922 में, 1928 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो आप कहेंगे 1927। आगमन की बात करें तो आप क्या आंसर करेंगे? आगमन कब हुआ था? तो कहेंगे 1928। आप जानते हैं इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? तो आप आंसर करेंगे इसमें 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य हुआ करते थे। इसके अलावा इसे किस आयोग के नाम से जानते हैं? श्वेत आयोग के नाम से जानते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और 1919 में हुए संवैधानिक
त्रुटियों को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो आप आंसर्स करेंगे, आपको एक नाम याद होगा, सर जॉन साइमन का। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1952 में, 1932 में, 1922 में और 1942 में। और आपको आंसर्स बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जब आप सही आंसर्स की बात करेंगे तो आप जानते हैं 1942 में यह मिशन आया था और स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। किसकी अध्यक्षता में? स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन आया था। और आप जानते हैं कि उसने क्या कहा था? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसने कहा था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारी सहायता करे और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता की बातें की जाएगी। हालांकि महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था इस मिशन को? तो आपको एक नाम याद होगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था भाई? महात्मा गांधी ने कहा था। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है और यहाँ से पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब समय हो चला है इस शो के समाप्ति का। मिलता है फिर अगले शो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।